हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर रोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूं बायोलॉजी। सो हमने कल स्टार्ट किया था बायोलॉजी में चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड, और हमने कल देखा था सबसे पहले कि लिविंग क्या होते हैं, व्हाट इज़ लिविंग। देन हमने लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस किए थे। लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से होते हैं? ग्रोथ, रिप्रोडक्शन एंड मेटाबॉलिज्म एंड कॉन्शियसनेस। और आज मैं आपको थोड़ा सा ग्रोथ रिवाइज करा देता हूँ। नेक्स्ट मैं आपका टॉपिक रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता हूँ। तो ग्रोथ, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो फर्स्ट चैप्टर में फर्स्ट पेज पे व्हाट इज़ लिविंग पैराग्राफ सेकेंड, उसमें बताया गया है आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ द इंडिविजुअल्स आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। सो हमने यही बताया आपको कल कि इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर आर द ट्विन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ। बट कई मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में सेल डिवीजन होती हैं, जिससे सेल डिवाइड करके वो खुद को ग्रो करते हैं। और आपको एक लाइन मैंने और बताई थी, प्लांट्स की ग्रोथ कॉन्टिन्यूस होती है थ्रू आउट द लाइफ, और एनिमल्स में अप टू अ सर्टेन एज, जैसे कि हम लोगों में, ह्यूमंस में भी सेल ग्रोथ सर्टेन एज के लिए होती है। जैसे एक छोटा सा बच्चा बड़ा होता है और फिर धीरे धीरे एडल्ट होता है, फिर वो बूढ़ा हो जाता है। तो ये प्रोसेस क्यों होती है? क्योंकि उनकी सेल्स डैमेज होती है। तो इसीलिए इन एनिमल्स अप टू अ सर्टेन एज, कुछ एज के बाद सेल्स का डेवलपमेंट नहीं होता है और सेल्स ऑटोमेटिकली डैमेज होने लगती हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक रिप्रोडक्शन है। उससे पहले हम ये देख लिए थे कि ग्रोथ एक लिविंग कैरेक्टरिस्टिक तो है, बट नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, नॉट अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक। सो नाउ हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन आपको पता होगा टू टाइप्स का होता है, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आप 12th की क्लास में फर्स्ट चैप्टर में रिप्रोडक्शन में पढ़ेंगे। उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में भी लिखा हुआ है और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। एक छोटा सा आपको क्लू दे देता हूँ। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है, उससे प्रोजेनी जो होती है, मतलब कि जो बच्चा होता है, जो नेक्स्ट चाइल्ड होता है, वो लेस और द मोर सिमिलर टू द पेरेंट्स, वो या तो थोड़ा बहुत या फिर काफ़ी सिमिलर दिखता है अपने पेरेंट्स से, और ये जनरली हायर ऑर्गेनिजम्स में होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका एग्जैक्ट कॉपी बनाता है। जैसे कि आपको ईस्ट वगैरह में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो वो क्या करते हैं, एग्जैक्ट कॉपी बनाते हैं, सेल डिवाइड करके एग्जैक्ट कॉपी। और ये लिविंग ऑर्गेनिज्म लोअर ऑर्गेनिजम्स में होती हैं। और फंगाई सेल्स डिवाइड होती हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा क्या करते हैं, बडिंग करते हैं रिप्रोडक्शन में। ईस्ट एंड हाइड्रा बडिंग करते हैं। ईस्ट एंड हाइड्रा डिवाइडेड बाय अ बडिंग। आपने एक स्ट्रक्चर देखा होगा, जैसे ये बर्ड निकला और ये बर्ड आगे चल के डिवाइड हो गया, ये एक इंडिविजुअल, और ये जो बर्ड डिवाइड हुआ था वो एक और इंडिविजुअल बन जाता है। तो इसी को बोलते हैं बडिंग। बर्ड बन के उसके बाद टूटना, उसी को बडिंग बोलते हैं। और आपका इसमें एनसीईआरटी में इसी रिप्रोडक्शन टॉपिक को जो डिफाइन किया गया है, तो इसमें एक लाइन लिखी गई है, प्लेनेरिया रिप्रेजेंट्स ट्रू रीजेनरेशन।
प्लेनेरिया क्या होते हैं? प्लेनेरिया होते हैं फ्लैट फॉर्म्स। जो फ्लैट फॉर्म्स होते हैं वो क्या करते हैं? ट्रू रीजेनरेशन। ट्रू रीजेनरेशन क्या होता है? ट्रू रीजेनरेशन होता है, जैसे आपने एक बेसिक सा एग्जांपल लेते हैं। आपके घर में लिजार्ड होती है, छिपकली। वो क्या होता है, आप कभी कभी उसकी टेल देखते हैं टूट जाती है, फिर वो टेल नया डेवलप हो जाती है, तो उसको बोलते हैं रीजेनरेशन। बट वो जो टेल टूटी, उस टेल से अगर पूरी लिजार्ड बन जाएगी तो क्या होगा? ट्रू रीजेनरेशन। वैसे ही प्लेनेरिया में होता है। प्लेनेरिया में क्या होता है? ये फ्लैट फॉर्म है और ये कितने सेगमेंट है? 1 2 3 4 5। और इन 5 सेगमेंट्स को अगर इक्वली डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो जाएगा? ईच सेल रीजेनरेट्स अ होल प्लेनेरिया इज कॉल्ड ट्रू रीजेनरेशन। ठीक है, चलिए आपकी इसी में दूसरी बात कर लेते हैं। जैसे इन्हीं में बताया गया है, यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा जो क्या करते हैं? सेल डिवाइड करते हैं और रिप्रोड्यूस होते हैं। सेल डिवाइड करके रिप्रोड्यूस होते हैं, तो सेल डिवाइड करके रिप्रोड्यूस होंगे तो सेल डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस करेंगे तो सेल क्या होगी? सेल डिवाइड होकर रिप्रोड्यूस कर रहे हैं तो क्या होगी? इन यूनिसेलुलर एल्गा एंड अमीबा and the protonema of the mosses all easily multiply by the fragmentation। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी? फिलामेंटस एल्गा की या फिर यूनिसेलुलर एल्गा की अगर बात, फिलामेंटस एल्गा होगा तो वो क्या करेगा? रीजनरेशन करेगा। रीजनरेशन किसमें होगा? फिलामेंटस एल्गा में, प्रोटोनेमा ऑफ द मॉसेस। और इसमें क्या होगा? यूनिसेलुलर एल्गा और अमीबा में क्या होगा? यूनिसेलुलर अमीबा में रिप्रोडक्शन होगा सिनोनिमस टू द ग्रोथ, जैसे कि डिवाइड हुआ और ग्रो किया। ये मान लीजिए एक छोटा सा स्ट्रक्चर है, ये मान लीजिए एक अमीबा है, तो ये फीचर में चल के क्या होगा? ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया, फिर से ये क्या हुआ? ये डिवाइड किया और ये डिवाइड किया, और ये भी, तो ये क्या हो रहा है? ये ग्रोथ हो रही है और साथ में रिप्रोड्यूस भी कर रहा है। एक सेल से दूसरी सेल बन रही, मतलब ये अपनी प्रोजनी बना रही है ना, डॉटर सेल बना रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ग्रोथ भी हो रही है। तो एनसीईआरटी ने एक सीधी सी लाइन लिखी है, वी आर नॉट वेरी क्लियर अबाउट द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। सो इन्होंने क्या किया? रिप्रोडक्शन को डिफाइनिंग फीचर नहीं माना, डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं मानी, डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं माना। तो अब क्या होगा? और इन्होंने एक और एग्जांपल दिया है लास्ट में, जो इनफर्टाइल कपल होते हैं। इनफर्टाइल कपल मतलब जिनको बेबीज नहीं होते हैं, और म्यूल्स होती हैं। म्यूल्स जानते हैं आप? खच्चर, एक होता है घोड़ा, एक होता है खच्चर। तो ये भी रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। और स्टेराइल वर्कर बीज, ठीक है, स्टेराइल वर्कर बीज भी होते हैं। ये भी क्या होते हैं? रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं। सो हमने देख लिया क्या हुआ कि कई कपल्स या फिर कई म्यूल्स, स्टेराइल वर्कर बीज
ये सारे रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसलिए क्या ये रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं और ये लिविंग नहीं है? लिविंग है बट ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं, तो क्या रिप्रोडक्शन हम क्या डिफाइनिंग फीचर मानेंगे? नहीं मानेंगे। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। लास्ट में क्या हुआ? नॉट अ डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, मेटाबॉलिज्म पे। तो मेटाबॉलिज्म एक्चुअली होता क्या है, आप सबसे पहले तो ये जान लें। मेटाबॉलिज्म क्या होता है? एनी कैटाबॉलिक और द एनाबॉलिक रिएक्शन इज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, कैटाबॉलिक एनाबॉलिक रिएक्शन आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा। तो वही दीज रिएक्शंस आर कंबाइंडली कॉल्ड द मेटाबॉलिक रिएक्शन। These reactions can take place outside the living being also. ये रिएक्शन क्या होती है? लिविंग बीइंग के आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द लिविंग बॉडी भी ये परफॉर्म करती है, बट क्या ये लिविंग है? ऑफ कोर्स लिविंग है, रिएक्शंस लिविंग है, but outside the body laboratory it's a living reaction, not a defining property. और इसी में आपको लिखा हुआ है लास्ट में, hence the cellular organization of the body is the defining feature of life form. ये क्यों लिखा हुआ है? just because of, क्योंकि लिविंग रिएक्शन जो है वो लिविंग तो होती हैं बट नॉट अ डिफाइनिंग फीचर। लेकिन ये सेल्स, जब ये सेल्स में होती है तो क्या होता है? डिफाइनिंग फीचर के फॉर्म में होती है। इसलिए एनसीईआरटी ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन of the body is defining feature of life form. अब इसमें आपको मोस्ट करेक्ट अगर आंसर आएगा तो मेटाबॉलिज्म लगाएंगे या फिर सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन? सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, कॉन्शियसनेस। सो हमने अभी क्या देखा? मेटाबॉलिज्म एक लिविंग रिएक्शन तो है, लेकिन लिविंग कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बट ह्यूमन बॉडी में या किसी भी लिविंग स्टेट के कोई भी एनिमल्स में हर एक सेल्स लिविंग कंडीशन में होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ रिएक्शंस अंडर द दैट सेल्स। जो सेल्स के अंदर रिएक्शंस होती हैं उसी की वजह से वो लिविंग होते हैं। सो एनसीईआरटी ने बहुत क्लियरली बोल दिया, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर ऑफ द लिविंग लाइफ फॉर्म और द लिविंग फॉर्म। ठीक है, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे, कॉन्शियसनेस। सो अभी पेज में तो जगह है नहीं, पीछे स्टार्ट करते हैं। कॉन्शियसनेस, कॉन्शियसनेस क्या होता है? कॉन्शियसनेस होता है जिस चीज़ को हम अपने आसपास की किसी भी चीज़ को महसूस कर पाना। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? कॉन्शियसनेस।
या फिर कई फ्लावर्स आपने देखा होगा सन के अराउंड वो अपना फेस करके रखते हैं, सन जिधर जाता है उधर उसका फेस जाता है, जैसे कि सनफ्लावर हमेशा उधर ही रहता है, जिस फेस पे सन होता है उधर ही सन रहता है। तो ये भी क्या है, कॉन्शियसनेस है। तो अभी हम बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात आई है, सबसे पहले ह्यूमन बीइंग्स की बात कर लेते हैं। ह्यूमन बीइंग्स की अगर कॉन्शियसनेस की हम डिफाइन करने चलते हैं तो इट इज़ मोर डिफिकल्ट जस्ट बिकॉज ऑफ a patient in the coma is also a living being, but he is in coma and he has no self consciousness. क्या होता है, जो एक पेशेंट होता है हॉस्पिटल में, वो लिविंग बीइंग तो है, बट क्या होता है, उसके अंदर कॉन्शियसनेस नहीं होती उस टाइम। द पेशेंट हैज़ नो सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब कोमा में पेशेंट होता है या फिर कभी किसी पेशेंट का हार्ट सर्जरी हो रही है या फिर लंग्स वगैरह किसी भी मतलब ट्रांसप्लांट किए जाते हैं, तब भी क्या होता है, पेशेंट तो लाइव है, लिविंग बीइंग है, लेकिन वो कॉन्शियसनेस नहीं होता उसके अंदर, जस्ट बिकॉज ऑफ हम लोग लंग्स ट्रांसप्लांट कर पाते हैं और हार्ट, किडनी, कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट कर पाते हैं। और हमारे जो सराउंडिंग में होते हैं ऑल ऑर्गेनिजम्स, प्रोकैरियोट, मोस्ट ऑफ द मतलब यूकैरियोट जो होते हैं, कैन सेंस एंड रिस्पॉन्ड टू द इन्वायरमेंट क्यूज। फोटो पीरियड इफेक्ट जो होता है, रिप्रोडक्शन इन द सीजनल वेदर, रिप्रोडक्शन जो होते हैं सीजनल वेदर में, ये भी कॉन्शियसनेस की वजह से होते हैं। कई एनिमल्स रिप्रोड्यूस करते हैं और ओनली ए पर्टिकुलर सीजन, इन अ पर्टिकुलर सीजन। तो क्या होता है, कॉन्शियसनेस, फोटो पीरियड, और क्या होता है, रिप्रोडक्शन, इन सीजनल ब्रीडर्स। So human being is the only organism who is aware of himself, has the self consciousness. एनसीईआरटी ने एक बात लिखी है, ह्यूमन बीइंग एक ओनली ऑर्गेनिज्म है जिसके पास सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। सो कॉन्शियसनेस बिकम द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये एक डिफाइनिंग प्रॉपर्टी है। और इसमें आपका जो लास्ट पैरा है इस पेज पे, आप जब एनसीईआरटी लेके पढ़ेंगे तो उसमें एक लाइन दी हुई है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी ना कभी ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसमें लिखा हुआ है, ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट, पास्ट एंड द फ्यूचर आर लिंक्ड टू one another by the sharing of the common genetic material but to the varying degrees। ठीक है, जो हमारे इस लाइन का लिखने का मतलब हुआ है, हमारे एवोल्यूशन की बात की गई है, ह्यूमन एवोल्यूशन की बात की गई है कि जो लिविंग एनिमल्स हैं या लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनका प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर all are linked to one another
जैसे आप जो एवोल्यूशन पढ़ते हैं तो क्या वो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या सेम हमारे ही जैसे थे? नहीं, हमारे उनके कुछ ना कुछ तो रिलेशन नहीं है। तो वही दिख रहा है, आर लिंक टू ईच अदर शेयरिंग ऑफ कॉमन जेनेटिक मटेरियल बट टू द वेरिंग डिग्री। ठीक है, connected to linked to each other by the sharing common genetic material but to a varying degree। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं।